What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टिल और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 17 मार्च। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन और इसी के साथ में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक बच्चे के द्वारा काफी इंपॉर्टेंट बात बोलेगी कि सर ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट जो आप डिस्कस कर रहे हो ये तो हमें देखने को मिलता ही नहीं न्यूज़पेपर में। तो देखो यार, ये जो है ना अभी द हिंदू के द्वारा जो स्टार्ट किया गया ये ऑनलाइन एडिशन में ही है, यानी कि अगर आप लोग द हिंदू का ऑनलाइन एडिशन खरीदते हो तो उसी में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट देखने को मिलता है। और ये कंप्लीट जो है ये पूरा का पूरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ से डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी बातें बोली जाती हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बन जाएंगे। अगर बात करेंगे जैसे एडिटोरियल के बारे में, तो एडिटोरियल तो फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें रहती है समाज के हिसाब से दुनिया में ये चल रहा है वो सब चीजें, पर यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो मैक्सिमम फोकस आप लोग एजुकेशन पर देखने को मिलेगा। और ये ऑल्टरनेटिव है, जैसे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में एक्सप्लेन सीरीज आती है तो उसके तरीके से इनके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो काफी अच्छी इंफॉर्मेशन रहती है। तो एक अच्छा पोर्शन हम लोग इसको भी डिस्कशन में दिया करेंगे और यहाँ से मैं आप लोगों को रेगुलर एक आर्टिकल पोस्ट कर दिया करूंगा टेलीग्राम पर, जो कि सबसे अच्छा हुआ करेगा, तो उसमें आप लोग उसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, और वैसे अगर आप लोग चाहें तो जैसे ऑनलाइन एडिशन रहता है पीडीएफ का, तो इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यार ये बेसिकली होता क्या है, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर पीडीएफ प्रोवाइड करा दो। इतना कॉस्टली रहता नहीं है यार, बहुत ही सस्ता सा रहता है। ठीक है, और ऊपर से अगर कोई प्रोवाइड कराता है तो हिंदू जो है वो उसको अलाउ नहीं करता है। चोरी छुपे काम कर लो तो अलग बात है, पर लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बीइंग ए टीचर मुझे आप लोगों को चोरी करना सिखाना चाहिए कि कहीं से भी उठा लो डाउनलोड कर लो। तो इसलिए मैं बोलूंगा यार देखो, इतना पैसा वैसे भी खर्च करते हो तो इसमें 50-60 ऐसे बहुत ही मतलब सस्ता पड़ता है। अगर मंथली एक कॉम्बिनेशन में आप लोग खरीदते हो ना तो ऐसे पड़ जाते हैं 70-80 रुपए का, मुझे लगता है कोई ज्यादा कॉस्टली है। ठीक है, तो इसको आप लोग ले सकते हो, तो इससे आप लोग की पढ़ाई को एक अच्छी डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, तो ये ऑनलाइन एडिशन में जो पीडीएफ आती है उसमें ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का इनके द्वारा दिया गया है। ओके, तो कोशिश करो कि थोड़ा यार देखो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से डरना नहीं चाहिए, और ये भी ऐसा नहीं हजारों का इन्वेस्टमेंट है, तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ से इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। होली की हार्दिक शुभकामनाएं यार, अच्छे से एंजॉय करना, बहुत ही प्यारा सा फेस्टिवल होता है। और प्यारा तो हालांकि इंडिया के अंदर में हर एक फेस्टिवल होता है, तो ये एक तरीके से आप लोगों को री एनर्जाइज करने का काम करते हैं। जैसे होली आ गई, एक छोटा सा गैप मिल गया, अच्छे से कुछ डिफरेंट चीजें हुई, कुछ खाना पकवान अच्छा हुआ, बहुत सारे लोगों से मिले, उसके बाद में फिर बैक टू द पवेलियन। तो जिंदगी कुछ ऐसी होती है, यानी कि अपनी जिंदगी को इस तरीके से आप लोगों को एंजॉय करना है कि छोटे छोटे से जो लाइफ में ये एंटरटेनमेंट के मोमेंट होते हैं ये आप लोग की जिंदगी में एनर्जी भरकर आप लोग को फिर से एक सही पॉजिटिव डायरेक्शन देते हुए आगे बढ़े, इस तरीके से आप लोग को इनको यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा और उसी के साथ में अपना थोड़ा ध्यान भी रखिएगा। जिस तरीके से आप लोगों को एंजॉय करना है उसमें सेहत को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को चलना है। ठीक है, जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो उसका देखिए, और अब जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है कोशिश ये करो कि सुबह को थोड़ा पढ़ना जल्दी स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि बहुत ही उमस होने लगती है, जैसे दोपहर हो गई, शाम को आते आते बड़ी उमस हो जाती है। तो कोशिश करो सुबह को जल्दी उठने का टाइम थोड़ा सा अपना बढ़ा दो और अपनी पढ़ाई को एक इस तरीके से लेके चलो कि आप लोगों की सेहत मेंटेन रहे, क्योंकि अब अगर सेहत में दिक्कत आ गई तो फिर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी, आई होप कि आप लोग इनको इंप्लीमेंट जरूर करोगे। तो डिस्कशन काफी शानदार रहने वाला है, एक एक पॉइंट जो है वो डिस्कस करूंगा। कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, जैसे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में दो बड़े ही बेहतरीन आर्टिकल हैं, ये दोनों के दोनों जो कि काफी डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। पहला जो है यहाँ पर इंडिया, यानी कि हम आज के डेट में चाइनीज करेंसी यूज करने की बात कर रहे हैं। किसके लिए? रसिया से तेल खरीदने के लिए। आखिर क्यों? आखिर दूसरी करेंसी कहां गई? अब क्या रीजन बन रहा है? क्या यहाँ से इससे इंटरनेशनल रिलेशन में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूं। कई बार आप लोगों ने ये सुना होगा कि बंद लिफाफे के अंदर में, कोर्ट के अंदर में सबूत प्रस्तुत किए जाते हैं। आखिर ये आया कहां से कि बंद लिफाफे के अंदर प्रस्तुत करना है? आखिर इसका मतलब क्या होता है और क्यों इसको यूज किया जाता है? तो सारी बातें यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूं, अच्छे से इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये आर्टिकल यहाँ पर आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये दो आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है जिनको हम लोग देखेंगे। बाकी एडिटोरियल के ऊपर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोगों को पता है जो हिजाब का इशू है वो काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो दो आर्टिकल तो हिजाब के इशू के ऊपर ही हैं जो कि आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक आर्टिकल ये वाला और एक आर्टिकल ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों हिजाब के बारे में है, तो एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे दूंगा जिससे कि आप लोग चीजों को समझ सके। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर कई बार आर्टिकल जो है वो रिपीट हो जाते हैं। देखो यार, एडिटोरियल ना कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक टॉपिक पर रेगुलरली आते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए रिवीजन भी आप लोगों को थोड़ा सा हो जाता है, पर कोशिश मैं करता हूं कि ज्यादातर नई चीजें डिस्कस की जाए। ठीक है, मतलब नई वाली चीजें, पर हाँ फिर भी अगर कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है तो आप लोग रिवाइज करने में भी कोई दिक्कत नहीं है उनको। ठीक है, तो उनको रिवाइज भी कर लिया करो। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही है। तो क्या है सर्कुलर इकोनॉमी, हम लोग वो भी बात करेंगे। और यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है ये इग्नोर कर सकते हैं, इलेक्शन के मुद्दों को रिलेटेड है।
यूएन के अंदर में जब वोट की जाती है तो यहाँ पर अलग अलग लोगों की वोटिंग पावर अलग होती है। मान लीजिए चाइना ने वोटिंग की तो चाइना की पावर अलग है, और इंडिया ने वोटिंग की तो इंडिया की पावर अलग है। तो कैसे, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा कुछ मुद्दों के ऊपर जो कि आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा आप लोगों के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, जिससे कि आप लोगों के माइंड में एक अच्छी खासी क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो उस तरीके से ये वाला आर्टिकल हम लोग देखेंगे। ये साइड में जो आर्टिकल है यहाँ पर एक केस के बारे में बात की जा रही है, वो केस मैं आप लोगों को बता दूंगा। बेसिकली एक छोटा सा आर्टिकल है, एक ओवरव्यू आप लोगों को मिल जाएगा। राइट टू एजुकेशन तो नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा, पर यहाँ पर बात की जा रही है द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 की, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि डिसेबल है उसकी एजुकेशन के अधिकार के बारे में बात की जा रही है। तो एक पर्टिकुलर केस है सुप्रीम कोर्ट में 2021 का ही, उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आंसर राइटिंग में भी आप लोग यूज कर सकते हैं, और वैसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाए तो पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ये डेटा पॉइंट अभी यहाँ पर ये दिखा रहा है कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर कौन कौन कहां पर गया है। तो ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, जिसको आप लोग एक बार देख लेना अच्छे से, ताकि कोई डाउट न रहे। और टेलीग्राम पर आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती है। जैसे आप लोग टेलीग्राम पर जाओगे तो यहाँ पर सारी चीजें आप लोगों के सामने, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं पीडीएफ वगैरह भी आप लोगों के सामने यहाँ पर सारी मिल जाती है। और आंसर राइटिंग ग्रुप पर 2 क्वेश्चन डेली पोस्ट करता हूं, तो आंसर राइटिंग आप लोग जरूर करा करो, आप लोगों को एक अच्छे लेवल पर प्रैक्टिस हो जाएगी। और नोट्स के लिए एसएलवी पीडीएफ ग्रुप है, ठीक है। 30,000 के करीब मेंबर जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर डेली आर्टिकल भी देता हूं आप लोगों को पढ़ने के लिए, जो कि आप लोगों को एक अच्छी डायरेक्शन देगा। तो इन तीनों ग्रुप को यूज कर लीजिए, तीनों के तीनों ग्रुप जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग की पढ़ाई को एक अच्छी डायरेक्शन देंगे। और जो आंसर लिख रहे हैं उनका आंसर आप लोग रिव्यू भी कर लिया करो कि कौन कौन क्या क्या लिख रहा है, और आप लोग भी कुछ नए पॉइंट यहाँ से सीख सकते हो। ठीक है, तो काफी सारे बच्चे अच्छे से आंसर लिखते हैं, तो आप लोग भी यहाँ पर इसका पार्ट बन सकते हो। तो तीनों के तीनों ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ये वाला है इसको ज्वाइन करिए, फिर यहाँ से सारे पे पहुंच सकते हैं आप लोग। ठीक है, पीडीएफ भी यहीं पर आप लोग को मिल जाती है। तो ये रहेगा। और ये क्या बोल रहे हैं, कहां से कौन स्विच हुआ है। सबसे ज्यादा रिसेंटली अभी बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टी में गए हैं, और सबसे ज्यादा कहां से गए, बीएसपी से गए हैं। ऐसे यहाँ पर बात की जा रही है एसपी में सबसे ज्यादा कहां गए, बीएसपी से गए हैं। बीएसपी एक ऐसी पार्टी है उत्तर प्रदेश में जिसकी कहानी खत्म हो गई है लगभग, तो उसके अलग अलग कैंडिडेट अलग अलग भाग रहे हैं, पर लेकिन यहाँ पर वही बातें बताइए कहां पर किस किस से कौन कौन गया है। तो रिसेंटली अभी यहाँ पर ऐसा बोला गया कि 551 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि पार्टी स्विच किए, यहाँ पर अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में गए। तो ये एक एनालिसिस यहाँ पर लोक नीति CSDS पोल जो सर्वे है इसके द्वारा ये बातें रखी गई सामने लाकर। ठीक है, तो हल्का सा ओवरव्यू आप लोगों को होना चाहिए इसके बारे में, जो कि चल क्या रहा है। ओके, ये है एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके ऊपर पूरा आर्टिकल भी मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। यहाँ पर बात की जा रही है कि रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी हैज बीन प्रपोज टू बी एडेड टू द बास्केट ऑफ IMF SDR। SDR क्या होता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। तो इसके अंदर में यहाँ पर कौन सी जो करेंसी है वो अभी ऐड की गई थी 2016 में। बोला गया रूबेल, इसी के साथ में रेंड, नेक्स्ट बोला गया है इंडियन रुपी, और नेक्स्ट बोला गया है रिनमिनबी। तो यहाँ पर ये जो करेंसी है, ये आप लोग ये भी बताइए चलिए कौन कौन सी कंट्री की करेंसी है। ये तो बहुत ही ज्यादा न्यूज में, अभी इसके बारे में बात करूंगा, इसको आप लोगों को बताइए। और ये किसकी करेंसी है और ये किसकी करेंसी है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखता हूं ये आप में से कितनों को पता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे काफी अच्छे से, तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। आंसर मिल जाएगा इस आर्टिकल के एंड में ही, मैं आप लोगों को आंसर बता दूंगा, तब तक आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, अब यहां पर आर्टिकल के ऊपर नजर डालते हैं, आखिर मुद्दा क्या है। देखिए दुनिया में ना अगर आप लोग कुछ भी खरीदना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप लोगों के पास में जो खरीदने वाला है उसके पास में पैसा होना चाहिए, और जो बेचने वाला है उसके पास में कमोडिटी होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए रसिया से हम लोग तेल खरीद रहे हैं आज के डेट में, तो रसिया का जो तेल है वो रसिया ने बोला कि हम लोग को डिस्काउंट में देगा, तो अब हमको तो यार तेल चाहिए। रीजन क्या है, रीजन ये कि 85% जो हमारा तेल है वो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अगर हम लोग को कोई डिस्काउंट में माल प्रोवाइड करा रहा है तो हमको क्या दिक्कत है, वैसा हम तो भाग कर लेंगे, क्योंकि हमारी तो रिक्वायरमेंट है उसकी, और हमारा पैसा भी कम लगेगा। तो इसी के चलते इंडिया के द्वारा अभी यहाँ पर इसको बोला गया कि रसिया से हम लोग जो डिस्काउंटेड प्राइस में जो तेल है वो खरीदने के लिए तैयार हो गए हैं। इस पे कई सारी कंट्री के जो है भुएं सुकड़ गई, जिसमें यूएसए भी एक है। तो कई सारी बातें उनके द्वारा बोली जा रही है, पर लेकिन मुद्दा यहाँ पर इंडिया के सामने दिक्कत का एक आ गया। वो क्या है, हमको ये बोला गया कि भाई साहब तुम तेल तो खरीद सकते हो रसिया से, पर लेकिन यूएसए का डॉलर आप लोग यूज नहीं कर सकते हो। अब ये क्या मुद्दा है, पहले आप लोग समझिए आखिर डॉलर यूज ही क्यों करना है। देखिए कुछ ऐसी करेंसी है जो कि हार्ड करेंसी की कैटेगरी में आती है। हार्ड करेंसी उन करेंसी को बोले जाते हैं जिनको इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट किया जाता है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर इनसे ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि ये करेंसी जो है ये आसानी से यूज की जा सकती है। आप लोग सोचो, आप लोग आज के में कहीं ऐसी कंट्री में चले गए, जैसे कि मान लीजिए आप लोग जापान में चले गए, तो जापान में जाकर आप लोग एक दुकानदार के पास में जाएं और उसको बोलो यार मुझे एक दूध का पैकेट दे दो, और उसको बोलो कि ये लो इंडियन रुपीज 20 रुपीज। ठीक है, वो बोलेगा भाई साहब ये क्या है, ये तो मैं मतलब मेरे किसी काम की नहीं है, मैं कैसे यूज करूं इनको। तो नॉर्मली क्या होता है, ट्रांजेक्शन उस करेंसी में किया जाता है जो लोकल लेवल पर वहां पर बेसिकली अलाउ रहती है। तो आप लोग को इंडियन रुपी को जापानीज करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो तब जाकर आप लोग यहाँ पर यूज कर पाएंगे। अगर यहां से आप लोग 1 रुपया लेके जाते हैं
तो लगभग जापान में वो जाकर ₹1.5 हो जाएगा। यानी कि काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये अपना कम पैसे लेकर भी आप लोग जापान में जाकर लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। यानी कि हमारी कंट्री की करेंसी जो है वो ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू जापान। अगर बात करेंगे जापान के अंदर आप लोग जाकर बातें, तो यहाँ पर आप लोगों को उनकी करेंसी की जरूरत पड़ेगी और जिसका नाम है यहाँ पर येन, जापानीज येन बोलते हैं इसको। अब मैं आप लोगों से कुछ यहाँ पर बात करूंगा जो आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं आना है, एक एक बात जो है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। क्या क्या मुद्दे हैं सारी बातें हम लोग समझेंगे एक एक कर, जिसके चलते पूरी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होती चली जाएगी। आज की डेट में सबसे ज्यादा जो करेंसी यूज की जाती है वो है यूएसए का डॉलर। यूएसए का जो डॉलर है यहाँ पर वो यूज किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि यूएसए की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, डोमिनेटेड थी ऑल ओवर वर्ल्ड में, और हमेशा पावरफुल की चीजें ही लोग जो है वो फॉलो करते हुए आप लोग को नजर आते हैं। तो यूएसए का डॉलर मैक्सिमम कंट्री के पास में देखने को मिलेगा, और मोस्ट एक्सेप्टेबल करेंसी है, यानी कहीं भी जाकर कुछ भी खरीद और बेच सकते हैं, तो यूएसए का डॉलर आप लोग आसानी से यूज कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन मुद्दा क्या हो गया? मुद्दा यहां पर ये हो गया, अगर यूएसए बोल दे कि आप लोग मेरा डॉलर जो है वो यूज नहीं करोगे, तो फिर आप लोग क्या करोगे? आप लोगों को तेल खरीदना है चाइना से, आप लोगों को तेल खरीदना है मतलब यूएसए से, उससे रशिया से, तो आप लोगों को यूएसए ने बोल दिया कि डॉलर यूज आप लोग को नहीं करना है। तो उसने बोला कि डॉलर यूज नहीं करना है, तो अब आप लोग क्या करोगे? आप लोगों के पास में है कोई ऑप्शन, आप लोग क्या करोगे? कोई ऑल्टरनेटिव करेंसी बोलोगे। तो बोलोगे यार डॉलर यूज करने से इसने मना कर दिया इस इंसान ने, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग यूरो यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर यूरो भी यूज नहीं करने दे रहा तो चलो हम लोग पाउंड यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर पाउंड भी यूज नहीं करने दे रहा तो हम लोग चाइनीज करेंसी जो है रिनमिन भी वो हम लोग यूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी आज के डेट में हार्ड करेंसी की कैटेगरी में आती है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इंडिया के द्वारा बोला गया कि चाइनीज करेंसी को हम लोग यूज करते हुए नजर आएंगे। तो चाइना की करेंसी को यूज किया जाएगा जब यहाँ पर यूएसए जो है वो अपना डॉलर यूज करने से मना कर देगा। तो इंडिया और जो यहाँ पर रशिया जो है अगर आपस में व्यापार करेंगे तो युआन यूज करने की बात यहां पर करें, चाइना की करेंसी, ताकि उनका व्यापार जो है वो आसानी से चल सके दोनों कंट्री के बीच में। तो ये मुद्दा यहां पर निकल कर आ रहा है। तो सबसे पहला मुद्दा तो यहां पर यह कि आखिर रशिया जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस पर हम लोग को तेल क्यों दे रहा है। यानी कि रशिया ने बोला कि वो इंडिया को डिस्काउंटेड प्राइस पर तेल बेचेगा, और इसी के चलते जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसने बोला कि इंडिया अगर ये तेल खरीदता है तो हिस्ट्री में इंडिया को बहुत ही गलत तरीके से याद किया जाएगा। इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब तुम कुछ भी करो हिस्ट्री में, ऐसी ऐसी हरकतें हैं यूएसए की हिस्ट्री में, अगर आप लोग उठाकर देखोगे तो यूएसए को तो भाई साहब शर्म के हमारे चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। मतलब हम अगर ये कर रहे हैं तो उनको दिक्कत आ रही है, हिस्ट्री हमको याद करेगी। अबे अपना वियतनाम उठा के देखो, अपना इराक उठा के देखो, कोई भी कंट्री आप लोग देख लो जहां जहां आप लोग घुसे, अपना अफगानिस्तान उठा के देख लो, मतलब तुमको हिस्ट्री याद नहीं करेगी, तुम्हारे ऊपर हिस्ट्री थूकेगी। मतलब हम लोग अपना तेल खरीद रहे हैं रशिया से, सस्ता तेल हम लोगों को मिल रहा है हमारे फायदे के लिए, तो हिस्ट्री हम लोग को याद करेगी। मतलब देखो ये ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं ना जिसकी कुछ हद नहीं है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी रशिया जो है वो एनर्जी सेल कर रहा है और यूएसए ने उसके ऊपर इंपोज लगा दिया यूक्रेन वॉर के चलते, तो रशिया के पास में ऑल्टरनेटिव नहीं बचे हैं। तो सबसे ज्यादा पॉपुलस दो कंट्री दुनिया में आप लोगों को देखने को मिलेगी जिनको दबाकर अपना कितना भी सामान बेच लो वो सारा खपत हो जाएगा। उसमें दो कंट्री कौन सी है? एक तो है चाइना जो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है, और दूसरी होगी अपनी प्यारी कंट्री। तो रशिया अपना सारा माल जो है वो यहां पर आकर आसानी से बेच सकता है, और इंडिया इस माल को खरीदेगा भी और यूज भी करेगा। और डिस्काउंटेड प्राइस में तो इंडियन वैसे भी चीजें ढूंढते रहते हैं कि मार्केट में डिस्काउंट कब चल रहा है, अमेजन फ्लिपकार्ट के डिस्काउंट कब चल रहा है, तो ये हम लोग जो है काफी अच्छे से खरीदने के चक्कर में रहते हैं। तो एक तो ये मुद्दा हो गया यहाँ पर जो कि काफी बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर ये सामान खरीदने के लिए बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को लिए यहाँ पर डॉलर यूज नहीं करने दिया जा रहा है। दूसरा एक और मुद्दा है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये अभी रिसेंटली काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो न्यूज में भी था और मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था यहाँ पर, इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। इसको बोलते हैं यहाँ पर स्विफ्ट प्लेटफॉर्म। स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या है, चलिए आप लोग बताइए, देखता हूँ किस किस को याद है। स्विफ्ट जो है यहाँ पर ये एक तरीका इंटरमीडिएटरी सिस्टम है। इंटरमीडिएटरी मतलब बिचौलिया। बिचौलिया मतलब मान लीजिए आज की डेट में आप लोग अपनी कंट्री में आज की डेट में आप लोग अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री से कुछ सामान खरीदते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप लोगों को एप्पल का लैपटॉप मंगाना है और वो लैपटॉप आप लोगों को यूएसए से मंगाना है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर पेमेंट कैसे करोगे? आप लोग तो अपनी करेंसी में पेमेंट करोगे यहाँ पर, ठीक है। तो जो अपनी करेंसी में आप लोगों ने ये पेमेंट किया है, पर लेकिन वहां पर जो पेमेंट वहां पर आप लोगों को पहुंचेगा जिस पर्टिकुलर पर्सन को जाना है वो डॉलर की करेंसी में उसको वहां पर पेमेंट होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ट्रांजेक्शन होगा, अब आप लोग का अकाउंट है वो कहां पर है, यहाँ पर ये एसबीआई में आप लोग का अकाउंट है, ठीक है। और आप लोगों ने जो यहाँ पर खरीदा यूएसए से खरीदा है, अब यहाँ पर यूएसए के किसी बैंक में वो पैसा जा रहा है। अब यहाँ तो ये आपका रुपए तो यूज करने वाला है नहीं वहां पर कि आप लोग अपना रुपए भेज दोगे वहां पर, लो भाई हमारे रुपए ले लो, उनके किसी काम के ही नहीं है वो रुपए, वो हमारी करेंसी है, हम लोग अपनी करेंसी को यूज करते हैं। तो ये सारा जो ट्रांजेक्शन का काम करते हैं यहाँ पर, यहाँ से जो बेचने वाला है जो खरीदने वाला है यहाँ पर उसके बीच में ये सारा सिस्टम बेसिकली किया जाता है स्विफ्ट के द्वारा। इसमें बहुत सारे बैंक बहुत सारी कंट्री के बैंक आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसके चलते ट्रांजेक्शन जो है वो स्मूथ हो जाता है।
सोचो यहाँ पर 200 से भी ज्यादा आज के डेट में कंट्री के बैंक आप लोग यहाँ पर नजर आ जाएंगे। अगर इसमें से किसी कंट्री को हटा दिया जाए या फिर इसमें से किसी कंट्री के बैंक को हटा दिया जाए तो उस कंट्री के लिए सामान खरीदना और बेचना जो है वो दुश्वार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसा उसके पास पहुंच नहीं पाएगा और यहाँ पर सामान जो है वो सामान पहुंचा देगा, पर लेकिन पैसा कैसे रिसीव करेगा, तो ये मुद्दा हो गया काफी बड़ा। तो इसलिए अगर किसी कंट्री पर यहां पर इस तरीका बैन लग जाता है तो उसकी कहानी खराब हो जाती है। और ऑलरेडी ईरान की कहानी खराब हो गई थी जब 2018 में उसके ऊपर स्विफ्ट का बैन लगाया गया। तो ये काफी ताकतवर एक सिस्टम आप लोग बोल सकते हैं। और देखिए इंटरनेशनल लेवल पर आज के में लड़ाई नहीं हो रही है, उसका बहुत बड़ा रीजन ऐसा भी है कि एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी हो गई है। यानी कि इंसान जो है इतना डिपेंडेंट हो गया आज के में। खुद सोचो हमारा देश 85% बाहर से आज के में ऑयल खरीद कर लेकर आ रहा है, लगभग 55% गैस हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आ रहे हैं। तो अलग अलग कंट्री से खरीद रहे हैं। अगर इन कंट्री में कल को कुछ होता है तो हमारे ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ता है। इसीलिए अभी आप लोगों ने देखा होगा जो अभी यहाँ पर बैरल की जो प्राइस है यहाँ पर वो काफी महंगा हो गया। अब तक के बोला गया 14-15 साल में सबसे ज्यादा महंगा हो गया वो। एक बैरल अगर आप लोग उठा के चलते हैं तो उसमें 159 लीटर जो है वो आप लोगों को क्रूड ऑयल देखने को मिलेगा, जिसको आप लोग कच्चा तेल बोलते हैं। अब उसकी महंगाई होगी तो हमारे देश में सब चीजों में महंगाई बढ़ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ डीजल और पेट्रोल जहां जहां पर यूज किया जाएगा वहां पर आप लोगों को ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर हम लोगों को अगर कोई डिस्काउंटेड प्राइस में माल प्रोवाइड करा रहा है तो हम लोग को तो कोई दिक्कत होना ही चाहिए। तो इसीलिए रसिया जो है यहाँ पर हम लोग को डिस्काउंटेड प्राइस में यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा है और हम लोग चाइना की करेंसी यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये काफी इंपोर्टेंट मुद्दा यहाँ पर हो गया है। तो यहाँ पर स्विफ्ट के ऊपर जैसे ही पेमेंट का बैन लगा तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा साइड में हो गई चीजें। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको यूज कर पा रहे हैं। यूएसए जो है वो अपनी जो डॉलर की इकोनॉमिक एडवांटेज है वो यूज कर रहा है। वो बोल रहा है कि मेरा डॉलर यूज नहीं करोगे, तो इसके चलते कई बार वो कई सारी कंट्री पर प्रेशर डाल देता है। क्योंकि अगर यूएसए ने डॉलर यूज करने से किसी कंट्री को रोक दिया तो फिर यार दिक्कत ये हो जाएगी, उस कंट्री का बहुत सारी कंट्री के साथ में व्यापार जो है वो हैम्पर होने लगेगा, यानी कि वो दिक्कत में आने लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पर व्यापार अगर सही से चलाना है तो डॉलर को यूज करना पड़ेगा। पर लेकिन बहुत सारी कंट्री जो है वो ऑल्टरनेटिव खोज रही है आज के डेट में, यानी कि कल को चलकर यूएसए के ऊपर किस हद तक हम लोग डिपेंडेंट रह सकते हैं। ये तो कभी भी बदतमीजी काट सकता है, जैसे अभी इसने बदतमीजी काट दी। तो हम लोग को कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव खोजना चाहिए, तो उसी के ऊपर काम किया जा रहा है। अभी ट्रेड जो है यहाँ पर अगर बात करें ऑयल के ट्रेड के बारे में इंडिया और रशिया के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पर रूबेल में नहीं हो रहा है और ना ही इंडियन रुपये में हो रहा है, क्योंकि लोकल करेंसी दोनों को इनको यूज ही नहीं किया जा रहा है। तो इसीलिए युआन जो है उसको यूज करने की भी यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं, काफी इंपोर्टेंट है, जो कि आप लोग समझिएगा, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात, अभी मैंने आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा था उसमें यहाँ पर कहीं पर भी युआन नहीं था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है यहाँ पर? इसका आंसर है डी, रिनमिनबी। याद रखिएगा चाइना की जो करेंसी है यहाँ पर दो नाम से पुकारी जाती है, एक तो युआन बोलते हैं आप लोग यहाँ पर, और ये सिंबल भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा इसका जो यहाँ पर है, ठीक है। और दूसरा है रिनमिनबी, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसकी करेंसी का नाम है बेसिकली चाइनीज करेंसी का। तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे चाइनीज करेंसी ये हो गया, इसी के साथ में डॉलर की वैल्यू आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगी, इंडियन रुपी ये है, इसी के साथ में जो यूरोपियन यूनियन की यूरो ये देखने को मिलेगी, ठीक है। पाउंड आप लोगों का ये सिंबल देखने को मिलेगा। तो ये ऐसी ऐसी करेंसी है जो कि कम से कम आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये करेंसी भी कई बार सिंबल भी अगर दे बोलते कि बताओ एक कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, मैच करने के लिए आ जाए कभी। और यहाँ पर कई बार स्टेट पीसेस के अंदर ऐसे क्वेश्चन बनते भी हैं, तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। तो ये करेंसी यूज किया जाता है, तो आंसर इसका यहाँ पर डी हो गया। यानी कि रिसेंटली अभी जो रिनमिन बी है, यानी कि चाइनीज जो करेंसी है, उसको यहाँ पर अभी इसका पार्ट बनाया गया है। तो इसलिए इसको लेकर आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी सी फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मैंने बोला कि टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला जो एरिया रहता है ना, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। इसमें इंफॉर्मेशन उसी तरीके से दी गई ताकि एग्जाम में बच्चा जो है वो अच्छे से चीजों को एंजॉय कर सके। तो ये बातें यहाँ पर समझा रखी है। इंपॉर्टेंट मुद्दा ये बता दूं मैं आज के में, अगर कोई बात करेगा यहाँ पर युआन के बारे में, यानी रिनमिनबी के बारे में, ये ओनली ऑल ओवर वर्ल्ड में 3% यूज की जा रही है, जबकि यूएसए का जो डॉलर है वो तेल वगैरह खरीदने में लगभग 90% के करीब यूज किया जा रहा है आज के डेट में ग्लोबल ट्रेड में। तो यूएसए का डॉलर पावरफुल है, पर लेकिन अगर यूएसए ऐसी हरकतें कर रहा है तो ऑल्टरनेटिव खोजना पड़ेगा। तो ये अच्छा ऑल्टरनेटिव है, ऐसा नहीं बोल सकते कि ये ऑल्टरनेटिव अच्छा नहीं है, ठीक है। तो यूएसए का जो है डॉलर वो उसको एक तरीके से आज के में यूज करें फाइनेंशियल वेपन की तरीके से, यानी कि जो कंट्री यूएसए के हिसाब से नहीं चलेगी उसको यूएसए का डॉलर यूज करने से मना कर देगी। तो इसके चलते यहाँ पर यूएसए के ऊपर डिपेंडेंसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी कंट्री जो है वो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में भी जा रही है आज के डेट में। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है? अपनी लोकल करेंसी आपस में यूज कर लो, हम लोग को यूज ही नहीं करनी है यहाँ पर जो आज के डेट में बेसिकली यूएसए की करेंसी है। तो इस तरीके के एग्रीमेंट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पर अभी मुद्दा यहाँ पर आ रहा है, हम लोग रसिया से ये जो तेल खरीद रहे हैं ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा अभी क्या देखने को मिल रहा है? अगर कल को चलकर हम लोग रसिया से यहाँ पर इस तरीके से तेल खरीद रहे हैं तो हमारी कंट्री और रसिया के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए।
कई बार आप लोगों ने देखा होगा हम लोग कई सारी कंट्री से अलग अलग सामान खरीदते हैं तो उसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं, पर लेकिन जब सामान हम लोग बेचते हैं तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो बेसिकली फर्क होता है उसको हम लोग डेफिसिट यानी कि कमी बोलते हैं। मतलब यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि हम लोगों ने ज्यादा सामान खरीदा और कम सामान बेचा, ठीक है। तो अगर इंपोर्ट में थे एक्सपोर्ट आप लोग घटाएंगे तो ये पॉजिटिव आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि इंपोर्ट ज्यादा हो गया। पर लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए कि एक्सपोर्ट में से अगर इंपोर्ट घटाएं आप लोग यहाँ पर, यानी कि एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा हो गया और इंपोर्ट कम है, तो ये ट्रेड सरप्लस हो जाएगा, यानी कि हमारी कंट्री ने ज्यादा सामान बेचा और कम खरीदा। और बेचने वाला हमेशा ताकतवर होता है क्योंकि उसने उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अपना प्रोडक्ट बनाया, तो यहाँ पर पैसा मैक्सिमम उसी को मिलता है। तो यही बात है। अभी फिलहाल जो है इंडिया और रशिया के बीच में जो व्यापार है वो लगभग 6.9 बिलियन का आप लोगों को देखने को मिलेगा। 6.9 बिलियन का जो व्यापार है इसमें अगर आप लोग बात करेंगे लगभग 3.3 बिलियन जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट करता है और 6.9 बिलियन जो है वो यहाँ पर रशिया से इंपोर्ट करते हैं हम लोग। इनके अभी हमारी कंट्री के बीच में लगभग 3 बिलियन का आप लोग मोटे मोटे तौर पर बोल सकते हैं कि हम लोग ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं, इनके रशिया ट्रेड सरप्लस में चल रहे हैं। तो अगर इस तरीके से हम लोग सामान खरीदेंगे तो और डेफिसिट हमारे बीच में बढ़ेगा, तो उसका कैसे अल्टरनेटिव लेके चलना है, तो कंट्री उसमें बैलेंस बनाने की भी कोशिश करती है। तो ये कई सारे मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर इस आर्टिकल में हम लोगों ने कवर किए। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन है जो आप लोगों से डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं एग्जाम के अंदर में, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और पूरे आर्टिकल का अच्छी बात मुझे ये लगती है जब यहाँ पर ये चीजें आप लोग डिस्कस करते हो, इस तरीके के आर्टिकल जो यहाँ पर इन्होंने देने स्टार्ट किए हैं, मैंने कहा ना स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो एक जिस्ट भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। पूरे आर्टिकल का जिस्ट यहाँ पर निकाल कर दे देते हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, तो पूरा जिस्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये आसानी से आप लोग इस आर्टिकल को रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे काफी अच्छा लगता है, इसके चलते आप लोग देखते हैं तो काफी एक प्यारा सा आर्टिकल था जिससे आप लोग के माइंड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी रहनी चाहिए, ठीक है। तो कैसा लगा ये आर्टिकल थम्स अप देकर आप लोग बता सकते हैं अगर आप लोगों को पसंद आता है। इसी के साथ में फीडबैक जरूर दिया करो ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को कैसा लगा है लेक्चर, ठीक है। तो कोशिश किया करो, इससे मतलब मेरे तक चीजें पहुंचती रहती हैं कि हाँ आप लोगों को चीजें पसंद आ रही हैं या फिर आप लोगों को जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं वो अच्छा लग रहा है, तो उसके बारे में आप लोग जरूर बताया करो, ठीक है। तो ये था आर्टिकल। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर जो कि एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अपने ही आप में। आखिर क्यों, तो समझेंगे एक एक पॉइंट। एक टर्म लिखी हुई यहाँ पर ऊपर ही जो मैंने आप लोगों को येलो कलर में बेसिकली कर रखी है, ये यहाँ पर बोला गया सील कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, इसको आप लोग न्याय शास्त्र बोल सकते हैं या फिर पहले टाइम में इसको धर्म शास्त्र भी बोल देते थे एक तरीके से यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका बेसिकली इसको सील कवर्ड करके दिया जाता है जब भी कोई मान लीजिए केस चल रहा है कोर्ट के अंदर में, तो कई सारी बार आप लोगों ने सोचा होगा सुना होगा कि यार इसको सील में कवर करके क्यों दिया जा रहा है, ठीक है। तो उसी के ऊपर यहाँ पर अभी बात की जा रही है क्योंकि यहाँ पर ये कहां से निकल कर आया, आखिर ऐसा क्यों करते हैं, तो ये कई सारे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। नॉर्मली अगर ज्यूरिस्प्रूडेंस को आप लोग जाकर सर्च करोगे तो कानून का दर्शन शास्त्र या फिर सिद्धांत या फिर धर्मशास्त्र या फिर न्याय शास्त्र या फिर एक नॉर्मल भाषा में बोलूं तो न्याय प्रणाली बोल सकते हैं आप लोग, ज्यूरिस्प्रूडेंस एक शब्द है। इसी के साथ में एक लीगल सिस्टम भी आप लोग बोल सकते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस को, ठीक है। तो ये शब्द आप लोग के माइंड में क्लियर होगा तो ही आप लोग इस आर्टिकल को भी और अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। तो इसलिए एक एक वर्ड जो होता है वो भी आप लोग के लिए मायने रखता है कई बार। अभी ये न्यूज में क्यों आ गया है पहले मैं आप लोग को बताता हूं ताकि आप लोग इसके साथ में अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो बोला ये जा रहा है यहाँ पर रिसेंटली अभी जो बिहार के अंदर एक केस था यहाँ पर जिसमें हमारी कंट्री के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनका नाम है एनवी रमन, ठीक है। तो उनके द्वारा यहाँ पर ये बोला गया कि जो भी यहाँ पर सबूत उनके सामने प्रस्तुत किए जाएं, ठीक है। तो सील कवर जो सबूत नॉर्मली होते हैं तो उन्होंने बोला वो सील कवर नहीं होना चाहिए, इन्होंने बोला वी विल नॉट एक्सेप्ट इट, तो सील कवर यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सील कवर ये ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि ये सील कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो मुद्दा है वो निकल के कहां से आया। तो इसके लिए यहाँ पर डायरेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, इनके द्वारा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है जो कि इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट देखिएगा। तो रूल 7 जो है यहाँ पर रूल 7 ऑफ ऑर्डर जो यहाँ पर 8th है सुप्रीम कोर्ट की रूल बुक का सेक्शन 123 इंडियन एविडेंस एक्ट का 1872 का, तो यहां से इसको निकालकर लेकर आया गया है। यानी कि सील कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है जो यहाँ यूज किया जा रहा है कि सील कवर एरिया में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है तो यहां से निकल कर आई। पहले आप लोगों को उदाहरण देता हूं ताकि आप लोग अभी अच्छे से इसको समझ पाएंगे। बहुत सारे उदाहरण, एक नहीं हजारों उदाहरण आप लोगों को मिलेंगे अभी जिसके बारे में आप लोग समझ पाएंगे कि ऐसा कब कब कहां हुआ है। पास्ट में अगर थोड़ा सा जाओगे 2G स्कैम हमारे देश में देखने को मिला था, इसी के साथ में कोलगेट स्कैम देखने को मिला था, इसी के साथ में राफेल वाला जो मुद्दा यहाँ पर निकल कर आया था। ये सारे वो केस हैं जिसमें यहाँ पर एनआरसी वाला मुद्दा ले लो, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जिसमें यहाँ पर बेसिकली सील कवर्ड जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए गए। आखिर ऐसा करना जरूरी है क्या? देखिए ऐसा करना नॉर्मली जरूरी नहीं है, पर हाँ कई सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिसमें सेक्रेसी रखनी होती है, फिर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से हम लोग उनको यूज करते हैं।
मान लीजिए कल को चलकर यहाँ पर आज की डेट में मान लीजिए जैसे राफेल डील वाला मुद्दा हो गया, ठीक है, तो क्या क्या डील उसके बीच में हुई है कंट्री की गवर्नमेंट के और यहाँ पर फ्रांस की गवर्नमेंट के, क्या पता फ्रांस ने हमारी कंट्री को फायदा पहुंचाने के लिए थोड़ा सा सस्ता प्रोवाइड करा दियो। तो कई सारी ऐसी चीजें होती है जो सेक्रेसी में रखी जाती है, तो उसको यहाँ पर ताकि पब्लिक में न आए और अगर कोई ऐसा मुद्दा बन जाए तो यहाँ पर उसको सील कवर एनवलप में उसको दिया जाता है। तो कई सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगी कि हमारी कंट्री में जो बेसिकली ये एक्ट है जिसको बोलते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, तो उसको भी यहाँ पर यूटिलाइज किया जाता है सेक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी कोई इंफॉर्मेशन कोर्ट के अंदर सबमिट की जाती है तो उसमें यहाँ पर नॉर्मली आप लोग को ये देखने को मिलता है। तो सील कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है ये जो प्रैक्टिस यूज की जाती है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर यूज की जाती है और समटाइम लोअर कोर्ट भी इसको यूज करता है, कि बोलता है कि जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास में लेकर आनी है आप लोगों को वो एक एनवलप में आप लोगों को लेकर आनी है और उसी को मैं यहाँ पर यूज करूंगा, उसी को मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो ये बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये नॉर्मली बहुत ही ह्यूज स्केल पर यहाँ पर यूज किया जा रहा है। तो जो एविडेंस एक्ट है वो बेसिकली ये बोलता है कि स्टेट अफेयर के अंदर में अगर चीजों को आप लोगों को प्रोटेक्ट करना है, यानी कल को चलकर अगर सोसाइटी में मान लीजिए जैसे आप लोगों ने देखा कोई पर्टिकुलर जो ऐसा इशू हो जाता है जिसको हम लोग नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से ले लेते हैं, ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ज्यादा बाहर ना आए। या फिर भीम कोरेगांव वाला इशू जो कि आप लोगों को महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिला था, उसका जो डेटा लिया गया था उसमें भी यहाँ पर सील कवर का यूज किया गया। तो ये सारी चीजें क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि सोसाइटी में पता चला दंगे भड़क गए और ज्यादा, तो शांति को बनाए रखने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है सील कवर पर, लेकिन कई बार इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। सोचो अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर राफेल डील के अंदर मान लीजिए कोई घपला किया, ठीक है, अब वो घपला किया यहाँ पर कोर्ट के अंदर सील कवर में गया, अब वो सारी चीजें जो है वो जज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी। अब जज उसको देखकर बेसिकली पब्लिक में तो रखेगा नहीं यहाँ पर जज उसको, तो इसके चलते अपने हिसाब से जज जो है वो डिसीजन लेगा। तो सोचने वाला मुद्दा यहाँ पर ये बन जाता है कि अब वो जज जो है वो कितना एक तरीके से वो नहीं कहते ट्रांसपेरेंट वे में डिसीजन देने वाला है। क्योंकि ऐसा ही एक केस आया था यहाँ पर आईएनएक्स मीडिया का। आईएनएक्स मीडिया का केस था 2019 में, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, अगर आप लोग चाहो तो आईएनएक्स मीडिया बाय वीर सर्च कर लेना, उसमें आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी। पी चिदम्बरम साहब और उनके बेटे पर आरोप लगाए गए थे जिसके चलते यहाँ पर उनको बेल ग्रांट देने की बात की जा रही थी पी चिदम्बरम साहब को। तो आईएनएक्स मीडिया केस में यहाँ पर जो बेंच थी उनके द्वारा उनको बेल प्रोवाइड कराई गई, पर लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर बेल प्रोवाइड कराने से मना कर दिया था, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा सील कवर डॉक्यूमेंट्स में उनको सब चीजें प्रोवाइड कराई गई थी। तो कोर्ट के द्वारा बोला गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा सही से डिसीजन नहीं दिया गया। तो उसके चलते यहाँ पर एक नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिलता है कि कई बार जो कोर्ट है वो यहाँ पर कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्या पता अगर पता चला कुछ कोई करप्ट जज आ गया, ठीक है, तो वहां पे भी गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी भी बातें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये इंसान के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि पब्लिक में तो वो चीज आने वाली नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इंसान के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। तो इसलिए कई बार इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई साहब सील कवर में आप लोग को चीजें नहीं देनी चाहिए। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर ये बोला गया कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का हनन होता है यहाँ पर, यानी कि ना तो ट्रांसपेरेंस रहती है चीजें, ना ही कोई अकाउंटेबल रहता है कि आप कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है। तो पूरा जो सिस्टम हो जाता है वो एक जज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है कि वो उसको कैसे ले रहा है। तो यहाँ पर कई बार यहाँ पर ऐसे केसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट यूजुअली जिसमें अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, तो वहां पर इस तरीके के इश्यू निकल कर आ जाते हैं। तो ये यहाँ पर पब्लिक जो सिक्योरिटी है, पब्लिक जो स्क्रूटनी है, उसके भी ऊपर यहाँ पर खरा नहीं उतर पाता है। यानी कि मान लीजिए कोई पब्लिकली सारी चीजें निकल कर आ गई कि राफेल डील के अंदर ये सारी चीजें हैं बेसिकली, ठीक है, तो पब्लिक उसके ऊपर रिएक्शन देगी गवर्नमेंट ने सही किया या फिर गलत किया, तो वहां से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेंगे और गवर्नमेंट के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेंगे आने वाले इलेक्शन के ऊपर। तो इसके चलते यहाँ पर मुद्दा ये रहता है कि कहीं ना कहीं पब्लिक स्क्रूटनी से ये बच जाते हैं, पब्लिक डिसीजन नहीं ले पाएगी ये सही है या फिर गलत है। दूसरा, हम लोग बार बार बात करें कि ओपन कोर्ट होने चाहिए। ओपन कोर्ट का मतलब क्या रहता है? ओपन कोर्ट का मतलब ये रहता है कि हम लोग पब्लिकली सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अब मान लीजिए कोई एकेडमिशियन है, ठीक है, कोई यहाँ पर रिसर्च करने वाला पर्सन है या फिर कोई स्टूडेंट है, वो भी पब्लिकली उन चीजों के बारे में सुनेगा और डिस्कस करेगा। तो उस टाइम पर मुद्दा ये रहेगा कि वो इंसान भी उसके साथ में कनेक्ट हो पाएगा। पर लेकिन जब यहाँ पर ये सील कवर एविडेंस के बारे में बात आती है तो उस टाइम पर उसको उस तरीके की नॉलेज नहीं मिल पाती है, तो ये दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सारी जो नॉलेज है वो साइड में रखी जाती है, तो यहाँ पर उसको पब्लिकली आने से रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से ये सही नहीं माना जा रहा है। बोला जा रहा है कि ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के भी हनन करता हुआ नजर आता है। तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये पूरा सील कवर का जो कॉन्सेप्ट था, शायद आप में से पता था? अच्छा ये बताओ कितनों को पता था यस या फिर नो इसके बारे में? क्योंकि अभी यूपीएससी का अगर प्रीलिम्स आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, यहां पर किसी को अरेस्ट कर लिया जाए तो क्या है, वो सब चीजें आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। तो ये इस तरह का क्वेश्चन भी अगर बन जाए कल को,
तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो ये पूरा एक आर्टिकल मैंने आप लोगों को इसीलिए पूरा कवर करा दिया और पूरा जिस्ट इसका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये पीडीएफ जैसे आप लोग डाउनलोड करोगे, ये पीडीएफ में आप लोगों को जिस्ट इसका मिल जाएगा। तो इसलिए कहता हूं, देखिए पीडीएफ सबसे बड़ी टास्क पता है क्या होती है, ये पीडीएफ बनाने की होती है, ठीक है। जो आप लोगों के लिए यहाँ पर ये पीपीटी तैयार की जाती है, सबसे ज्यादा मेहनत इस पीपीटी में लगती है। इसी पीपीटी को आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप लोग रिवीजन कर सको, वरना एक महीने के अंदर में 30 से 31 के करीब आप लोग यहाँ पर टोटल न्यूज़पेपर देखने को मिलते हैं। इतनी सारी खबर होती है, कहां से क्या क्या याद रखोगे, क्या पढ़ोगे। तो ये अपने पास में रखा करो ताकि कभी भी रिवाइज करना तो 1 मिनट के अंदर उठाओ और उसको रिवीजन आप लोग मार सको। तो इसका बेसिक पर्पज ये रहता है। तो मेहनत जो मेरे द्वारा की जाती है आप लोगों के लिए, इसका ये पर्पज रहता है कि आप लोगों का जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, खासकर ऐसे टाइम पर जब आप लोग रिवीजन करने बैठे। वरना इतने बड़े बड़े पोथे आप लोगों के सामने रखे होंगे और आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, यार इसका क्या करना है। तो उससे बचाने का ये एक तरीका रहता है। आई होप कि आप लोग इसको ढंग से यूज करोगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। बाकी यहाँ पर एक और चीजें हैं जिसके बारे में थोड़ा सा मैंने सोचा है कि कुछ बातें आप लोगों को बता दिया करूंगा। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही आप लोग यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ये न्यूज इन नंबर में बात की जा रही है। यानी कि ऑर्फन जो है, यानी कि ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं यहाँ पर आज के में, ये इनके बारे में बात की जा रही है। तो पीएम केयर के तहत नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो अप्रूव किए गए, पीएम केयर के तहत जो चिल्ड्रन को यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें कई सारे यहाँ पर बच्चे निकल कर आए। तो 4302 के करीब यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनको यहाँ पर ये सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो ये इंफॉर्मेशन राज्यसभा में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, जो किसके अंडर में, स्मृति ईरानी जी के अंडर में, उनके द्वारा ये इंफॉर्मेशन दी गई यहाँ पर। और इसमें आप लोगों को कई सारी तरीके की चीजें देखने को मिलेगी। जैसे एप्लीकेशन में लगभग 0 से 6 के बच्चे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, बहुत सारे, 6 से लेके 14 और 14 से लेके 18, ठीक है। और इसी के साथ में फिर अगर जो यंग एडल्ट की बात करें तो 18 से लेके 23 तक भी है यहाँ पर, जिनके माता पिता की यहाँ पर डेथ हुई है। तो ये यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो पीएम केयर फंड के तहत यहाँ पर बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट यहाँ पर एफडीआई के बारे में बात की जा रही है। एफडीआई अप्रूवल अभी यहाँ पर टोटल अगर बात करें तो अबाउट यहाँ पर 75,951 करोड़ का भी रिसीव किया गया गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग कंट्रीज से, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये जो है डेटा है, ये अप्रैल यहाँ पर बेसिकली 18 अप्रैल 2020 तक से यहाँ पर डेटा आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है जो एफडीआई के मामले में। एफडीआई क्या होता है, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यानी कि बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आता है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये समझ सकते हैं इंडिया के अंदर में। तो यहाँ पर 347 जो है वो अभी अप्रूवल दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट बात की जा रही है वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में। तो बोला जा रहा है कि इस स्कीम के तहत यहाँ पर 77 अगर बात करें तो इसके बारे में इन करोड़ नंबर ऑफ जो लोग हैं वो कवर किए जा रहे हैं यहाँ पर, जिसके तहत यहाँ पर कई सारे लोगों को फायदा हो रहा है। मतलब क्या था इसका, वन नेशन वन राशन कार्ड का, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो बिहार का है या फिर वो उत्तर प्रदेश का है या फिर वो गुजरात का है या फिर वो तमिलनाडु का है, वो एक वर्कर है, वो काम करना चाहता है किसी दूसरे एरिया में, मान लीजिए ये सब जाना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट में कहीं पर, आसाम के अंदर में या फिर मतलब अरुणाचल प्रदेश के अंदर कहीं काम करने जाना चाहते हैं। अब इनका राशन कार्ड जो है वो बिहार का है या फिर उत्तर प्रदेश का है या फिर गुजरात का है फिर तमिलनाडु का है। अब काम करना है इनको नॉर्थ ईस्ट में जाकर, तो वहां पर इनके राशन कार्ड का क्या फायदा, क्योंकि वो तो इनके स्टेट के अंदर में काम करता हुआ नजर आता है। तो ये बोला गया अगर ये काम करने के लिए कहीं भी जाते हैं तो वहां पर भी इनका राशन कार्ड जो है वो यूज किया जाएगा। तो उसके चलते यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट एक और छोटी सी बात यहाँ पर की जा रही है, जो नंबर ऑफ वाइस चांसलर फॉर द यूनिवर्सिटी। तो 4 नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के द्वारा जो इंडिया फंक्शन कर रही है, ठीक है। तो वाइस चांसलर के बारे में बात की जा रही है अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्टर स्टेट जो एजुकेशन है, ठीक है। तो उनके द्वारा यहाँ पर ये बातें बोलेगी। तो देखिए यहाँ पर जैसे अगर चांसलर के बारे में बात करें ना यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो याद रखिएगा गवर्नर जो होता है वह चांसलर होता है, ठीक है। उसके नीचे वाइस चांसलर को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर तो कई सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में बात की जा रही है, तो हल्का सा आइडिया रखना चाहिए, ऐसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं। यहाँ पर बात की जा रही है फंड फॉर यमन, ठीक है। तो बोला गया 4.27 इन जो डॉलर मिलियन में आप लोगों को देखने को मिलेगा अमाउंट यूनाइटेड नेशन के द्वारा अभी यहाँ पर एक तरीके से अपील की गई है फॉर यमन। यमन जो कंट्री है वो आप लोग एक बार मैप में देखें तब आप लोग समझ पाएंगे। ये यहाँ पर ये कंट्री है सऊदी अरेबिया के द्वारा, इसमें काफी ज्यादा बम्बार्डमेंट की गई, 2015-16 से स्टार्ट की गई थी और काफी लंबे समय तक बम्बार्डमेंट चली, इसकी खस्ता हालत कर दी गई थी बिल्कुल यमन, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर अब इसके डेट में भुखमरी के शिकार है बहुत सारे, आज के में क्राइसिस में लोग जूझ रहे हैं। यहाँ पर बोला कि बात की जा रही है कि फेमिन की कंडीशन देखने को मिल रही है, इनके लोगों की जान जा सकती है। तो इसी के चलते यहाँ पर बोला गया 1,61,000 के करीब लोग ऐसे हैं जिनकी खस्ता हालत यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। तो यूएन के अंदर 1.7 बिलियन जो है यमन के लिए यहाँ पर फंड की भी गुहार लगाई गई थी। खासकर अगर बात करें तो इसमें से अपील की गई थी, पर लेकिन चीजें वही है, पेंडेमिक के चलते बहुत सारी इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो ये यमन से रिलेटेड एक छोटा सा इशू है जो कि आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है।
ये थी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पर ये था एक पर्टिकुलर मुद्दा। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंडिया का जो वोट डालने का फंडा होता है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। सोचो अभी कई जगह वोट डाली गई, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में, यूएन जनरल असेंबली के अंदर में इंडिया के द्वारा वोट डाली गई, वोट नहीं डाली गई, हम लोगों ने एब्सटेन कर लिया। तो नॉर्मली हमारे पास में 3 मुद्दे होते हैं, या तो हम लोग किसी के फेवर में वोट डालें, यानी कि ये जो यहाँ पर बैठे रहते हैं इनके पास में नॉर्मली आप लोगों के पास में 3 ऑप्शन होते हैं, जिस भी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर होते हैं। जैसे यूएन में हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन है, इनका नाम है टीएस त्रिमूर्ति। तो यहाँ पर इनके पास में 3 ऑप्शन है, एक तो यस है, एक नो है और दूसरा एब्सटेन, यानी कि हम लोग को वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करना है। तो यहाँ पर 3 बटन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ऐसा बोला जाता है इनके पास में, जिनको ये यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली अगर बात करें यहाँ पर बोला जाता है कि अगर कोई भी यहाँ पर अगर 2 कंट्री है, ठीक है, अगर नोट वोट फॉर अगेंस्ट या फिर किसी कंट्री के फेवर में हम लोग वोट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग अपने लिए वोट कर रहे हैं। यानी कि हम लोग ना तो यूएसए के फेवर में, या ना हम लोग यूक्रेन के फेवर में गए, ना हम लोग बेसिकली रशिया के फेवर में गए। तो इसका मतलब ये कि हम लोग अपने फेवर में गए। अपने फेवर मतलब उस कंट्री, उन दोनों कंट्री के साथ में हम लोग रिलेशन अच्छे रखना चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ में हमारे रिलेशन जो है वो बेकार हो। तो यूएन में जो वोट है यहाँ पर बोला गया है वो एक बड़े ही डिफरेंट पैटर्न में चल रही है। तो बोला गया यूनाइटेड नेशन वोट्स आर नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि यस या फिर नो, ये सही है या फिर ये गलत है, ऐसा नहीं देखने को मिल रहा आप लोगों को। वहां पर जो पैटर्न है वो आप लोगों को बड़ा ही डिफरेंट नजर आएगा। कैसे? जैसे अगर बात करें 5 परमानेंट मेंबर ऐसे हैं जिनके पास में वीटो पावर होती है। वीटो पावर यहाँ पर ये 5 परमानेंट मेंबर को दे रखी है। इसका मतलब ये अगर इन 5 परमानेंट मेंबर में से एक के द्वारा भी बोल दिया गया कि ये काम नहीं होगा, तो वो काम नहीं होगा, ये बोलते हैं वीटो पावर। यानी कि सारे के सारे मेंबर बोल रहे हैं ये काम होगा होगा, सही है, पर इन 5 में से अगर एक ने बोल दिया ये काम नहीं होगा, तो वो काम नहीं होगा। अब सोचो, जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यहाँ पर टोटल मिलाकर 15 मेंबर हैं, 15 में से 5 है परमानेंट मेंबर और बाकी के 10 है नॉन परमानेंट, और उन 2 नॉन परमानेंट मेंबर में इंडिया भी एक है। तो जब यहाँ पर वोट डालने की बात आई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो इंडिया के द्वारा यहाँ पर एब्सटेन कर लिया गया। ठीक है, इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर है, उसके पास में वीटो पावर नहीं है, उसने एब्सटेन कर लिया। पर लेकिन चाइना के द्वारा भी एब्सटेन कर लिया गया। चाइना एक परमानेंट मेंबर है, चाइना के द्वारा एब्सटेन कर लिया गया। तो चाइना की पावर यहां पर ज्यादा है उसकी वोट की एज कंपेयर टू इंडिया की वोट के। चाइना चाहता तो उस मुद्दे को वीटो कर सकता था, ठीक है, तो चाइना की पावर ज्यादा है यहां पर एज कंपेयर टू इंडिया की, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो सबकी वोटिंग पावर जो है वो यहां पर इक्विवेलेंट नहीं है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। नॉर्मल मेंबर की इक्विवेलेंट है, पर लेकिन कुछ मुद्दों में अगर बात करें इस तरीका, अगर कोई मेंबर यहां पर जिसके पास में वीटो पावर है, तो वो इक्विवेलेंट आप लोग यहां पर नहीं देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में बात की जा रही है। इवन यहां पर ऐसा भी है, अगर कल को चलकर देखिए जिसके खिलाफ भी यहां पर केस चल रहा है, यहां पर मान लीजिए 2 मेंबर हैं, उनके खिलाफ वोट चल रहा है, तो कई सारे ऐसे भी इश्यूज हैं यहां पर कि उन दोनों को बोला जाता है कि आप लोग एब्सटेन करो, आप लोग वोटिंग नहीं करोगे, ठीक है। तो उस टाइम पर उनकी जगह, मतलब उस टाइम पर यहां पर अब दूसरे वोट करें यहां पर, तो सोचो वो मेंबर ऐसा है जो कि यहां पर इसके पास में वीटो पावर है। तो वीटो पावर वाले मेंबर जो है उनके पास में थोड़ा पावर ज्यादा देखने को मिलेगी। और पास्ट अगर हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो रसिया ने कई बार हमारी कंट्री को बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड कराया है वीटो के मुद्दे पर। अभी हम लोग रसिया के सपोर्ट में खड़े हैं, एनी कंडीशन में कुछ भी हो जाए हम लोग रसिया के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। तो ये सिचुएशन अभी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो चाइना की और जो इंडिया की अगर वोटिंग पावर के बारे में बात करें तो बोला गया कि इक्वल यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। और जैसे यूएसए के बारे में बात करें, यूएसए ने अभी यहाँ पर इंडिया को क्रिटिसाइज किया कि जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हो ये सही तरीका नहीं है। पर लेकिन अफगानिस्तान में देख लो, यूएसए ने कई बार अपनी हरकतें इस्तेमाल की हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी बोला आप लोग यहाँ पर अगर आप लोग हिस्ट्री थोड़ी उठाकर देखोगे तो आप लोग कई सारी ऐसी चीजें नजर आ जाएगी, जैसे वियतनाम के अंदर में इनके द्वारा बदतमीजी काटी गई है, ठीक है। इराक और लीबिया के अंदर आप लोगों ने चीजें इनके बारे में पढ़ी है कई बार। तो ये ऐसी बातें हैं कि पास्ट में यूएसए ने गलत इस्तेमाल किया। तो हर एक कंट्री जो इसको इस्तेमाल कर रही है ना, वो इसको अपने लिए इस्तेमाल कर रही है यहाँ पर वोट को, ना कि दुनिया के लिए। यानी कि इंडिया ने भी क्या किया, यूक्रेन, वैसे अगर जेन्युइनली देखा जाए ह्यूमैनिटेरियन बेस पर, तो यूक्रेन के लोग मर रहे हैं, तो हमको अगर इंसानियत के नाते बोले तो यूक्रेन का सपोर्ट देना चाहिए था, ठीक है। पर लेकिन यूक्रेन का सपोर्ट देने में हम लोग रसिया के साथ में अपनी रिलेशनशिप बर्बाद कर बैठते हैं, और हमेशा रसिया ने हमको साथ दिया है, तो इसलिए हम लोगों ने रसिया का साथ दिया है। पर लेकिन यहाँ पर भी कोई परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि रसिया आखिर हमें फ्री में तो सामान दे नहीं रहा है, कि रसिया हमसे पैसा ही ले रहा है, ऐसा तो नहीं फ्री में सामान बांट रहा है। पर अच्छी बात यहाँ पर है कि रसिया हमको वो भी सामान दे रहा है जो दुनिया ने नहीं दिया था। हमको फाइटर जेट, कई सारी मिसाइल, ब्रह्मोस रसिया के साथ मिलकर बनाई। यूएसए ने ऐसी चीजें हम लोग को देने से मना कर देता है। तो इसका मतलब रसिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो रसिया को एनी हाउ हम लोग को सपोर्ट करना है, तो इसलिए हम लोग रसिया को सपोर्ट करें हर एक लेवल पर जाकर। तो ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग के माइंड में क्लैरिटी आई होगी, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर जो कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात करें। इंक्लूसिव वर्ड का ही मतलब ये होता है कि सबको इंक्लूड करके चलो, यानी कि सबको साथ में लेकर चलो। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का बना रहा है सबका साथ सबका विकास,
तो वो यहाँ पर फॉलो करने की बात की जा रही है। अब यहाँ पर मान लीजिए एक बच्चा ऐसा है जो कि नॉर्मल बच्चा है, आराम से कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, लाइफ को एंजॉय करते हैं, और एक बच्चा ऐसा है जो कि चल नहीं पाता, उसके पैर में प्रॉब्लम है, देख नहीं पाता, उसकी आंखें प्रॉब्लम है, सुन नहीं पाता, उसके कान में प्रॉब्लम है। तो उनके लिए अलग से राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है 2016 का, जो कि यहाँ पर बात करता है कि उनको अलग से सपोर्ट प्रोवाइड की जानी चाहिए। अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर केस पहुंचा 2021 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, जो मैं बोला था आप लोगों को एक केस के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी डायरेक्ट बन सकता है आप लोगों से, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन अवनी प्रकाश वर्सेस नेशनल ट्रस्ट एजेंसी 2021 का केस है यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, देखिए अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि इस तरह की कैटेगरी में आता है, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है एग्जाम के अंदर में, ठीक है, तो 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलना था, पर लेकिन एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर नहीं मिला, तो उसके चलते यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल गई। तो यहाँ पर ये कोर्ट में पहुंचे, तो कोर्ट में पहुंचने के बाद में फिर यहाँ पर पता चला कि एक स्पेशल कैटेगरी के बच्चों को आप लोगों को स्पेशली ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो इसी के चलते जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटीज है यहाँ पर, उनको यहाँ पर वेलकम किया गया, ये इंटरवेंशन जो किया गया, इसके चलते आने वाले टाइम में अब चीजें नॉर्मल देखने को मिलेगी। क्योंकि एजुकेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, खासकर अगर आप लोग संविधान के अंदर जाएंगे 7वें शेड्यूल के अंदर में, तो 3 लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट केंद्र की सूची, स्टेट लिस्ट राज्य की सूची, और यहाँ पर कॉन्करेंट सूची जिसको आप लोग समवर्ती सूची बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की इंडिया के द्वारा प्रस्तुत की गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इससे पहले 2 बार और एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, वो कब कब आ चुकी है ये आप लोगों को बताना है। तो एक छोटा सा आर्टिकल था यहाँ पर, आई होप कि एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर हो गया होगा, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। ये थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। न्यूज एनालिसिस में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि इंडिया और चाइना जो है वो आपस में काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं, और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के अंदर विजिट कर रहे हैं। रीजन क्या है, अभी ऐसा माहौल बन गया यहाँ पर कि रसिया, इंडिया, चाइना कहीं ना कहीं एक खेमे में नजर आ रहे हैं जब रसिया और यूक्रेन के मुद्दे पर आप लोग बातें करते हैं। तो आने वाले टाइम में अगर हम लोग चाइनीज करेंसी यूज कर रहे हैं, तो चाइना को थोड़ा सा यहाँ पर हमारे साथ में ढंग से व्यवहार करना पड़ेगा, इसके चलते तभी यहाँ पर चीजें जो है वो नॉर्मल हो पाएगी। तो आने वाले टाइम में चीजें जो है वो आगे बढ़ पाएंगी। तो ये मुद्दा अभी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये जो फ्रंट पेज पर ही दे रखा है, यूक्रेन जो है वो एक तरीके से न्यूट्रलिटी की ओर जाना चाह रहा है, यानी कि वो नहीं चाहता है कि कल को नेटो वेटो ज्वाइन करे, वो सब मुद्दे हैं यहाँ पर। तो यूक्रेन के बारे में बात की जा रही है, तो इसके चलते देखेंगे ये जो बातें बोली जा रही है रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा बोली गई कि यूक्रेन को अगर न्यूट्रल रहेगा तो तब यहाँ पर चीजें नॉर्मल हो सकती है, वरना ये दिक्कतें देखने को मिलती रहेगी। तो देखते हैं यूक्रेन न्यूट्रल होता है या फिर नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो बेसिकली कैंडिडेट थे जिनका नाम था भगवंत मान, तो ये 70वें पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। इसी के साथ में यहाँ पर गोवा के जो चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं वो है प्रमोद सावंत, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर एक काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट हो जाती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देता हूँ। पॉलिटी के अंदर एक पूरा चैप्टर है चीफ मिनिस्टर का, जिसके बारे में आप लोग के माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होगी, और थोड़ा सा रिवीजन भी आप लोगों को हो जाएगा यहाँ पर। ये बेसिकली एक अच्छा चैप्टर है जिससे इलेक्शन के टाइम पर आप लोग क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। जीएस पेपर 2 के अंदर में, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर में आप लोगों से चीफ मिनिस्टर के बारे में कोई पूछ ले, तो चीफ मिनिस्टर बिल्कुल ऐसी है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर होते हैं। हर एक राज्य के अंदर एक चीफ मिनिस्टर होता है, फिर एक राज्य के अंदर 2 चीफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे गवर्नर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, गवर्नर के बारे में आप लोगों को क्या बताया था मैंने, गवर्नर जो है एक राज्य के अंदर में एक गवर्नर हो सकता है, फिर 2 गवर्नर हो सकते हैं, या फिर 2 राज्य के अंदर में अगर बात करूं तो 1 गवर्नर हो सकता है। तो इसके बारे में आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए आप लोग को हमेशा ना एक राज्य के अंदर में एटलीस्ट 1 गवर्नर तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, एटलीस्ट 1। सुनिएगा फिर से, सेंटेंस में हेर फेर हो जाता है जरा सा, आप लोग फिर इधर उधर हो जाते हैं। इसको ये सेंटेंस भी कहीं ना कहीं गलत होगा कि एटलीस्ट 1, इसका मतलब है कि 2 भी हो सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। आप लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 2 राज्यों के अंदर अगर बात करें, 2 राज्यों के अंदर 1 गवर्नर हो सकता है, ठीक है, पर लेकिन एक राज्य के अंदर 2 गवर्नर नहीं होंगे कभी भी। यानी कि अगर गवर्नर की कमी पड़ रही है तो एक ही गवर्नर को 2-3 राज्य दे दो, ऐसा चल जाएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नर के नाम पे काम होता है, गवर्नर को काम नहीं करना पड़ता है, पर लेकिन चीफ मिनिस्टर को काम करना पड़ता है, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर चीफ मिनिस्टर भी एक राज्य के अंदर अगर बात करें, एक तरीके से एक चीफ मिनिस्टर 2 राज्यों को अगर संभाल रहा है तो वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो एक गवर्नर जो है वो 2 राज्यों को संभाल सकता है, पर हर एक राज्य का एक अलग चीफ मिनिस्टर होगा। तो यहाँ पर रियल एग्जीक्यूटिव जो अथॉरिटी होती है वो चीफ मिनिस्टर होती है, जो कि एक तरीके से रियल हेड बोला जाता है गवर्नमेंट का, जैसे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं और प्रेसिडेंट के नाम पर काम किए जाते हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, जैसे गवर्नर होते हैं राज्य के अंदर में, ऐसे यहाँ पर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं ना, ऐसे यहाँ पर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा बात। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो हेड की जाती है चीफ मिनिस्टर के द्वारा, यानी कि जो भी हमारी कंट्री में जो मंत्रीगण चुनकर आएंगे
वो यहाँ पर बेसिकली किसके द्वारा हेड किए जाएंगे, चीफ मिनिस्टर के द्वारा हेड किए जाएंगे और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये होती है रीड बिटवीन द लाइन वाली बातें, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के लिए एग्जाम में, जब भी आप लोग उठाकर देखोगे तो ऊपर से लक्ष्मीकांत पढ़ के निकल जाना, उससे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए कहता हूं लक्ष्मीकांत के लेक्चर एक बार कम से कम नजरों में को जरूर निकाल लेना, इससे आप लोग देखोगे काफी कुछ जानने को मिलेगा। और अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो है पॉलिटी के पीछे पड़े हैं, बहुत सारे बच्चे रिवाइज कर रहे हैं दबाकर, क्योंकि मैंने देखा है कमेंट करते हुए बोलता है ना कि लेक्चर देखा करो तो उसके नीचे डन लिख दिया करो जाकर, तो उससे मुझे पता चलता रहता है कि कितने सारे बच्चे जो हैं वो पॉलिटी का रिवीजन कर रहे हैं। तो फटाफट पॉलिटी का रिवीजन कर डालो, सारे के सारे लेक्चर आप लोगों के पास में जल्दी से जल्दी निपटाकर फिर अपनी प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस ही आप लोगों को सही डायरेक्शन में लेकर जाएगी, ठीक है। अगर बात करें अपॉइंटमेंट के बारे में तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ज्यादा न्यूज में यहां पर रहा रिसेंटली अभी, ये है आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बेसिकली बोलता है कि चीफ मिनिस्टर जो है शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर, पर किंतु अपितु बल्कि यहां पर जो गवर्नर है वो अपने मर्जी से नहीं यहां पर किसी को अपॉइंट करेगा। गवर्नर जो है वो कैसे करेगा काम, यहां पर कोई भी अगर मेजोरिटी में है उससे पूछेगा, मान लीजिए 2-3 पार्टी आ गई यहां पर, तो पहले सबसे ज्यादा यहां पर जिसके पास है वोट है उससे पूछेगा कि भाई साहब सरकार बनाना चाहते हो, अगर वो बोलेगा हाँ तो भाई साहब आ जाओ अपनी मेजोरिटी दिखाओ आकर पटल पर यहां पर कि हाँ आप लोगों ने कितनी वोट जीती हैं। फिर यहां पर अगर ये नहीं कर पाता है काम तो फिर दूसरे को बुलाएंगे, क्या भाई साहब आप हैं काम करने वाले। तो यहां पर जो गवर्नर है उसका काम होता है एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराना। इसका मतलब ये हो गया वो पूछेगा यहां पर जो पावर में आना चाहता है वो आ सकता है, और अगर वो मना कर देता है दूसरे को बुलाते हैं। अगर लगता है कि कहानी खत्म हो चुकी है, कोई यहां पर बेसिकली गवर्नमेंट बनाना नहीं चाहता है, फिर वो बोलता है कि भाई साहब अब जो है यहाँ पर कहानी खत्म हो चुकी है, और एक तरीके से यहाँ पर बोल सकते हैं हंग असेंबली हो गई है, यानी कि कोई भी पावर में नहीं है, बेसिकली किसी के पास में इतनी मेजोरिटी नहीं है गवर्नमेंट बना सके। फिर यहां से आगे डिसीजन लेना होता है गवर्नर को कि इलेक्शन कराए जाएंगे फिर से, अगर यहां पर कोई भी पावर में नहीं आना चाह रहा है और फुल मेजोरिटी में नहीं है, ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं। तो वहां पर गवर्नर के हाथ में पावर आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन अगर कोई भी फुल मेजोरिटी में यहाँ पर बोल देगा गवर्नर को कि हाँ, गवर्नर बोलेगा वो बताना है तुमको यहाँ पर गवर्नमेंट, तो तुरंत बोल देगा हाँ वैसे बनाना है, बिल्कुल क्यों नहीं, इसी के लिए तो यहाँ पर लड़ रहे हैं। तो ये कंडीशन आप लोग देखते हैं। तो गवर्नर जो होता है वो एक नॉमिनल मतलब नाम का, यानी कि नाम चारे का नहीं, ये तो नाम चारे का आदमी है, तो गवर्नर नाम चारे का आदमी होता है। और चीफ मिनिस्टर जो होता है रियल हेड होता है जिसके डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आज की डेट में भी जो गवर्नर के नाम पर ही काम होते हैं, तो इसलिए गवर्नर के नाम पर जो भी कोई काम करता है वो इन्फॉर्म करता है चीफ मिनिस्टर गवर्नर को कि भाई साहब तुम्हारे नाम पर ये काम हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी बातें गवर्नर को पता रहती हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि ये पर्सन हु इज नॉट मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंटेड एज ए चीफ मिनिस्टर फॉर 6 मंथ। ये इसके ऊपर इतना हा हुल्ला हुआ पीछे दिनों भी, अगर आप लोगों ने सुना होगा। ये आर्टिकल 164 के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलता है, जब यहां पर ममता बनर्जी जी जो थी वो अपनी सीट से हार गई थी, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। ऐसे कई सारे केसेस देखने को मिले यहां पर। उस टाइम पर क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप लोग 6 महीने तक चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, पर लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ता है, कहीं ना कहीं से जीत कर आना पड़ेगा, या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर राज्य के अंदर है, या फिर अगर फिर कहीं पर री इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर, ठीक है, बाई इलेक्शन हो रहे हैं, तो वहां से उसको जीत कर आना पड़ेगा। ये कंडीशन यहां पर देखने को मिलेगी, वरना वो इंसान को अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। तो ऐसे आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो ये कंडीशन कहां पर है, आर्टिकल 164 के अंदर आप लोग को देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए बोला था कि आर्टिकल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर टर्म के बारे में यहां पर बात करें चीफ मिनिस्टर के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो फिक्स नहीं होती है, ठीक है। वो एक तरीके से बोला जाता है कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, यानी कि गवर्नर के एक तरीके से प्लेजर के ऊपर यहां पर डिपेंड करती है, पर लेकिन गवर्नर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है रियलिटी में। रियलिटी में यहां पर ये होता है कि जब तक उनको मेजोरिटी है अपनी पर्टिकुलर पार्टी के अंदर, फुल मेजोरिटी है, तब तक यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन जैसे यहां पर मेजोरिटी खत्म होगी तो गवर्नर तुरंत बोलेगा आओ भाई अखाड़े में और दिखाओ कितनी मेजोरिटी है तुम्हारे पास में। फिर उनको अपनी मेजोरिटी दिखानी पड़ेगी। अगर वो अपनी मेजोरिटी दिखा पाते हैं तो गवर्नर बोलता है कि बल्ले बल्ले मजे करो, अगर मेजोरिटी नहीं दिखा पा रहे हो तो भाई साहब दूसरों को मौका दो। तो ये कंडीशन यहां पर देखने को मिलेगी। तो स्टेट असेंबली जो है वो एक तरीके से रिमूव की जा सकती है। यहां पर अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बारे में बात करें, यानी कि अगर उनके पास में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है, उनको बोला जाएगा कि आप लोग आओ असेंबली के अंदर में और वहां पर दिखाओ कि आप लोगों के पास में फुल मेजोरिटी है। अगर यहां पर उनके पास में फुल मेजोरिटी होती है फुल मेजोरिटी मतलब जैसे अगर मान लीजिए हम लोग उत्तराखंड के बारे में बात कर लें, तो यहां पर फुल मेजोरिटी के लिए यहां पर 36 सीट चाहिए। क्यों? क्योंकि टोटल असेंबली के अंदर 70 सीटें हैं, तो यानी कि 36 यानी कि 35 तो आधी होगी, प्लस 1 सीट होनी चाहिए। तो अगर वो इंसान जो है 35 प्लस 1 सीट दिखा पाता है तो वो इंसान जो है चीफ मिनिस्टर बना रहेगा। और अगर यहां पर उसके पास में 34 सीट हो गई
तो उस इंसान को जो है अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, फिर ये बोला जाएगा कौन आकर यहां पर गवर्नमेंट बनाना चाहता है, जिसके पास से मेजोरिटी है, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है उसके फेवर में होना चाहिए। अगर उसके अगेंस्ट में चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है, अगर कोई ऐसा इंसान जो है बेसिकली आज के बिल पास करा के ले जाता है जिसके पास में गवर्नमेंट के पास में एक गवर्नमेंट उसको रोक नहीं पाती है और गवर्नमेंट चाहती भी नहीं है, तो भी यहां पर फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करते हैं। रीजन क्या है? रीजन यहां पर है कि गवर्नमेंट रोक ही नहीं पा रही, इसका मतलब गवर्नमेंट की सपोर्ट में फुल मेजोरिटी है ही नहीं है। तो ये मुद्दे हैं। तो आर्टिकल 163, 164 और 167 ये बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है जो रिपीटेडली स्टेट पीसीएस के अंदर भी और अलग अलग क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए, और वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए, एक मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। तो क्या क्या बातें की जा रही है? गवर्नर जो है वो एडवाइस किया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, जो एक तरीके से गवर्नर को एडवाइस करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हेड की जाती है चीफ मिनिस्टर के द्वारा, तो पूरी एक कतार होती है। यानी कि सबसे ऊपर हो गए गवर्नर, उसके ऊपर हो गए, उसके नीचे हो गए चीफ मिनिस्टर, और उसके नीचे हो सबसे ऊपर हो गए गवर्नर, उसके नीचे चीफ मिनिस्टर, उसके नीचे हो जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बातें करेगी, डिस्कस करेगी, जो भी करेगी, फिर यहाँ पर वो बेसिकली चीफ मिनिस्टर के साथ में रहेगी क्योंकि वो भी उसका पार्ट है, और फिर ये सारी बातें गवर्नर को जाकर बताएगा। तो एक कनेक्टिंग लिंक होता है चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में। आर्टिकल 164, गवर्नर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा चीफ मिनिस्टर के, सॉरी गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा चीफ मिनिस्टर, और लेटर जब चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गवर्नर ने, फिर ये बोलेगा मेरी सेना कैसी होनी चाहिए। तो फिर यहां पर चीफ मिनिस्टर को पावर दी जाती है कि भाई साहब अपनी सेना चुन लो, अपने मिनिस्टर चुन लो। तो यहां पर पहले गवर्नर अपॉइंट कर देगा और फिर बाद में यहां पर क्या होगा, अब यहां पर चीफ अपने यहां पर मिनिस्टर चुने जाएंगे इनके द्वारा। यानी पहला काम चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना होता है गवर्नर का, फिर वो अपनी सेना तैयार करता है। ये बातें आर्टिकल 164 में लिखी हुई है। ओके, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गया अभी। आर्टिकल 167, चीफ मिनिस्टर जो है वो एक तरीके से कम्युनिकेट करता है जो भी काम किए जाते हैं उसके द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी काम किया जाता है वो सारे गवर्नर को जाकर बताएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर गवर्नर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक होता है, वो चीफ मिनिस्टर होता है। ये बातें भी ऑलरेडी लिखी हुई है आर्टिकल 167 के अंदर, इसलिए मैंने बोला था तीनों के तीनों आर्टिकल जो हैं वो बेहतरीन आर्टिकल हैं। इनसे अगर कल वो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाँ ये किस किस के अंदर लिखा हुआ है, तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये बातें सारी आप लोगों को डिटेल में बता दी है। क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जो कि आप लोग स्टैटिक पोर्शन बोल सकते हैं। नॉर्मली बोलते हैं कि स्टैटिक पोर्शन एग्जाम में आ गया, तो ये वाला स्टैटिक पोर्शन आप लोगों से धड़ल्ले से एग्जाम में पूछाते हैं। तो ये सारी की सारी बातें इसलिए बेसिक में आप लोगों को बता रहा हूं, कल को कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें होगी। अब कुछ पावर और फंक्शन के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। पावर एंड फंक्शन के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछे, तो विद रेस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में अगर बात करेंगे, तो यहां पर गवर्नर जो है वो एक तरीके से ओनली उस पर्सन को मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है जो चीफ मिनिस्टर उसको रिकमेंड करेगा। यानी कि चीफ मिनिस्टर के हाथ में पावर है कि वो अपने मिनिस्टर जो है वो अपने हिसाब से ला सकता है। अपना पोर्टफोलियो, अपने मिनिस्टर के अंदर कौन कौन किस किस पोस्ट पर बैठेगा वो चीफ मिनिस्टर डिसाइड करेगा। तो ये पावर चीफ मिनिस्टर की है विद रेस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चीफ मिनिस्टर जो होता है वो हेड करता है यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, और ये सारी पावर उसी के हाथ में यहाँ पर दे रखी है। एक तो ये पावर होगी, ये हो गई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रेस्पेक्ट में चीफ मिनिस्टर की पावर। ठीक है, गवर्नर के रेस्पेक्ट में अगर बात करें, आर्टिकल 167 जो है यहाँ पर ये बात करता है कि चीफ मिनिस्टर एक्ट लाइक ए लिंक। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बताया अभी। तो आर्टिकल 167 आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ये सारे आर्टिकल आप लोग को याद रखने इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम के लिए अगर आप लोग इनको समझ नहीं पा रहे, किसी को ये है कि यार क्या क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है, तो कम से कम चीजें कुछ याद रखना, किसी को अपनी मेमोरी फॉर्मेशन करो। अगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो मान लीजिए कुछ चीजें ऐसी तो है, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ उसका जुगाड़ होना चाहिए कि कैसे आप लोगों को एग्जाम में इसका बेसिकली आने सिलेक्शन लेना है एट द एंड ऑफ द डे। अपनी मेमोरी के ऊपर तो काम करो, पर लेकिन अगर लग रहा है कि चीजों को कोशिश करो कि उनको रिकॉल करते रहो टाइम टू टाइम। याद रखने का मतलब ये नहीं कि रटना है आप लोगों को। जैसे चीजों को रिकॉल करोगे ना आप लोग, जैसे मान लीजिए जो भी मैंने पढ़ाया, अभी आंखें बंद कर लेक्चर के बाद में 2 मिनट ये सोचना मैंने क्या क्या आप लोगों को पढ़ाया। बहुत सारी चीजें रिकॉल कर पाओगे, बहुत सारी चीजें रिकॉल नहीं कर पाओगे। अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो फिर से एक बार चीजों में को नजरें निकाल लेना फटाफट, या तो पीडीएफ में निकाल लेना, या फिर वीडियो आप लोग एक बार और हल्का हल्का सा ओवरव्यू लेना फटाफट। तो इससे क्या होगा, चीजें आप लोग याद रख पाओगे। ठीक है, तो रिकॉलिंग पावर आप लोगों की ताकतवर होनी चाहिए। अगर बात करूं गवर्नर के बारे में, तो गवर्नर के बारे में कनेक्टिंग लिंक हो गया यहाँ पर ये। तो गवर्नर के रेस्पेक्ट में चीफ मिनिस्टर की पावर यहां पर बात की जा रही है। चीफ मिनिस्टर एडवाइस करता है गवर्नर को। अपॉइंटमेंट अगर ऑफिशियल के बारे में बात करें, जैसे एडवोकेट जनरल हो गया, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए, या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या काम करते हैं, पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी के जो इलेक्शन होते हैं। और यहाँ पर 73rd और 74th ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके यहाँ पर ये मुद्दा स्टार्ट किया गया था। तो ये पावर भी यहाँ पर आप लोगों को चीफ मिनिस्टर के हाथ में ही देखने को मिलेगी। अब स्टेट लेजिस्लेचर के हिसाब से अगर बात करें, तो जो भी पॉलिसीज होती है अनाउंस की जाती है उसके द्वारा, वो यहाँ पर बेसिकली हाउस के अंदर वो चीफ मिनिस्टर के हाथ में ज्यादा पावर होती है। और डिसोल्यूशन करना है असेंबली का, तो वो भी गवर्नर को यही बोलता है चीफ मिनिस्टर ही कि भाई साहब हमारे बस की बात नहीं है,
और यहाँ पर असेंबली को भंग कर दो। तो ये सारे काम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी कई सारे फंक्शन है, जैसे स्टेट प्लानिंग बोर्ड का चेयरपर्सन होता है कौन, चीफ मिनिस्टर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे आप लोगों से। एक्ट करता है वाइस चेयरमैन ऑफ द कंसर्न जोनल काउंसिल, जो भी यहाँ पर होंगी, ठीक है, 1 ईयर के लिए। इंटर स्टेट काउंसिल और जो गवर्निंग काउंसिल होती है ऑफ नीति आयोग, उसमें भी यहाँ पर काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है। चीफ स्पोक पर्सन होता है स्टेट गवर्नमेंट का, जो भी बातें होती हैं। क्राइसिस मैनेजर इन चीफ, यानी कि कल को कोई भी क्राइसिस आ रहा है, इमरजेंसीज है, उसमें यहाँ पर सबसे ज्यादा टॉप पोजीशन पर चीफ मिनिस्टर की तरफ को उंगली उठाई जाएगी, ठीक है। इसी के साथ में वेरियस जो भी सेक्शन होते हैं, जैसे कि आज के में बात करें, कहीं पर भी अगर बात करें, जैसे एक तरीके से कि जो लीडर होते हैं उसके नाम पर काम किया जा रहा है, तो कोई भी सेक्शन है लोगों का, वो रिसीव करता है किसी भी तरीके से सिचुएशन। यहाँ पर अगर कंडीशन की बात करें तो सारी जो भी प्रॉब्लम है उनके बारे में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर ही यहाँ पर कौन है, आज के में बोलेंगे कौन है भाई चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का, तो आप लोग सारे योगी जी बोलेंगे। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं चीफ मिनिस्टर जो भी होता है वो किसी पार्टी का लीडर नहीं होता है, वो पूरी कंट्री, वो पूरे राज्य का चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो लोगों के थ्रू यहाँ पर उसको सपोर्ट मिलती है, सारे लोग बेसिकली सपोर्ट करते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल हेड होता है सर्विसेज का। तो ये सारी बातें जो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई, ये पूरा एक चैप्टर मैंने ओवरव्यू दे दिया आप लोगों का लक्ष्मीकांत का, ठीक है। अब जाकर आप लोग वीडियो भी देख सकते हैं और एक ओवरव्यू आप लोग खुद से भी ले सकते हैं रिवीजन के तौर पर। तो पूरा चैप्टर मैंने आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन अगर हो तो इसके बारे में बताइएगा, ओके। बाकी जैसे यहाँ पर इलेक्शन खत्म हुए हैं तो तुरंत यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है कांग्रेस के अंदर बड़ी ही गहमा गहमी हो गई है। उसके चलते यहाँ पर G23 का जो ग्रुप है वो बोल रहा है कांग्रेस को हम चलाएंगे। अब कितना चलाएंगे ये आगे देखने को आप लोगों को मिलेगा। अभी फिलहाल ये बोल रहे हैं कि कलेक्टिव लीडरशिप हो सकती है, यानी कि मिलकर लीडर बनेंगे यहाँ पर। तो इसमें कई सारे लीडर हैं यहाँ पर, तो जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, तो वो चाह रहे हैं बेसिकली बागडोर इनके हाथ में आ जाए, जबकि यहाँ पर परिवारवाद ज्यादा चलता है कांग्रेस के अंदर में, तो उसके चलते ये इशू देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे अगर बात करें यहाँ पर बेसिल राजपक्सा साहब जो हैं वो मिले यहाँ पर मोदी साहब से। तो मुद्दा यहाँ पर यह कि ये कौन है, ये आज के में फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीलंका के, और श्रीलंका की खस्ता हालत हो रखी है, तो उसको हेल्प प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो इंडिया जो है वो काफी लार्ज स्केल पर काम कर रहा है श्रीलंका के साथ में, क्योंकि श्रीलंका जब भी थोड़ा ठीक रहता है वो चाइना की गोद में जाकर बैठ जाता है। तो हालांकि ये मुद्दा देखने को मिलता है, पर लेकिन पड़ोसी है तो मिलकर काम करना पड़ेगा। तो ये सारा परिवार चला रहा है, राजपक्सा, महिंदा राजपक्सा, मैत्री, ये सारे एक तरीके से भाई हैं यहाँ पर, ये जो यहाँ पर आज के में ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिकली है, हल्का सा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर पता होना चाहिए, ठीक है। ये अगर बात करें पेटेंट के बारे में, इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर। ये कोविड-19 की दवाई पे जो पेटेंट है उसको वेव करने की बात की जा रही है। मतलब क्या है, पेटेंट हटाया जाएगा तो ये एक आसानी से अवेलेबल दवाई हो जाएगी सबके लिए, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पर इसके ऊपर बातें की जा रही है। इंडिया और यहाँ पर बेसिकली जो अभी इसके ऊपर बातें कर रहे थे इंडिया और साउथ अफ्रीका भी, कि यहाँ पर इसके ऊपर कोविड-19 के ऊपर जो दवाइयां हैं यहाँ पर इसको आप लोगों को पेटेंट फ्री कर देना चाहिए। तो देखते हैं इसको कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, काफी बड़ा मुद्दा है। हेल्थ जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कोई पूछ ले आप लोगों से, तीसरे नंबर पर रखा गया है, और इसको भी डिवाइड किया गया अलग अलग तरीके से, जो मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में बात करें तो 3.8 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर आ जाएगा यहाँ पर, जो कि कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, जिसके बारे में याद रखिएगा। कल को कोई एक्सीडेंट से इंजर्ड हो रहा है तो 3.6 में आता है यहाँ पर ये। इसी के साथ में कोई एपिडेमिक हो गया, कोई एड्स हो गया, टीबी हो गया, तो वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा 3.3 के अंदर में, ठीक है। मोर्टेलिटी के बारे में बात करें यहाँ पर, जैसे एक तरीके से मेटरनल मोर्टेलिटी रेट किस बेसिकली गोल के अंदर रखा गया, तो 3.1 के अंदर रखा गया, ठीक है। एंड प्रिवेंटेबल अगर डेथ के बारे में बात करें अंडर 5, तो ये चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट के बारे में आप लोग बोल सकते हैं, तो ये 3.2 के अंदर रखा गया है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा और सीरियस होगा ना एग्जामिनर, तो अंदर घुसकर क्वेश्चन पूछ लेगा, तो इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। कई सारी कंट्री के साथ में ई टूरिस्ट वीजा जो है वो रिस्टोर किए जा रहे हैं 156 कंट्री के साथ में। तो रेगुलर पेपर वीजा जो है वो नेशनल ऑल द कंट्री आल्सो रिस्टोर, यानी कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर ये बोला गया, अब यहाँ पर फिर से चीजें स्टार्ट होगी। ये अगर कोई वीजा के बारे में बात करें तो होम मिनिस्ट्री यहाँ पर काम करती है, ठीक है। और अगर आप लोग बात करेंगे बेसिकली पासपोर्ट के लिए, तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के पास में आप लोग को जाना होगा। तो ये छोटी सी एक बात थी, आई होप कि आप लोग इसको समझ पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक टूरिस्ट वीजा के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो ये है एक छोटा सा मुद्दा जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो भी मुद्दा आप लोगों से पूछता हूँ माइंड में आप लोगों की क्लैरिटी होनी चाहिए उसको लेकर। सीए के द्वारा काफी अच्छे आंसर दिए गए हैं। कल मैंने आप लोगों से यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछा था, जिसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ पर आज के में लड़कियों को जो अभी पीरियड साइकिल होती है उसके लिए छुट्टी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, एक दिन की कम से कम। तो मैक्सिमम लोगों के द्वारा बोला गया था कि हाँ छुट्टी मिलनी चाहिए। और देखिए यार, मैं भी इसको सपोर्ट करता हूँ, ये काफी एक बड़ा इशू है जिसके ऊपर बात की जानी चाहिए और छुट्टी मिलनी चाहिए। तो देखो ये चीजें आगे आती हैं या फिर नहीं आती है। 33% रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं, कम से कम इतना तो करिए जा सकता है।
बाकी देखते हैं क्या चीजें हैं। मैंने पूछा था यहाँ पर किस किस के द्वारा यूज की जाती है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आप लोगों को पता है यहाँ पर, तो स्टार जो यहाँ एक तरीके से जो स्टार एक्स है जो बेसिकली यूके का था, मैन पोर्टेबल सिस्टम, और रशिया का था यहाँ पर एगेला, ठीक है। तो डिस्कस किया था हम लोगों ने काफी अच्छे से, और स्ट्रिंगर जो था वो किसका था, वो यूएसए का था, ठीक है। फेयर एंड ट्रेडिशनल ड्रेस के बारे में मैंने कम्युनिटी में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, तो अच्छे से आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अच्छा किया। नेशनल वैक्सीनेशन डे के बारे में थीम और वो सब चीजें मैंने डिस्कस की थी, तो वैक्सीन फॉर ऑल था यहाँ पर, ये याद रखिएगा 16 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और फर्स्ट जो जोड़ थी और यहाँ पर पोलियो के लिए वो 1995 में देखने को मिली। इसी के साथ में ये गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, ये सारी जो 6 मैक्सिमम जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओनली 6 मेंबर इंक्लूडिंग गवर्नर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन मैंने पूछा था जब आप लोगों से अपॉइंटमेंट के बारे में बात की थी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का बन जाता है, जिसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये रहता है कि एक तरीके से नहीं, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसके बारे में जब बात करते हैं, ठीक है, तो आरबीआई के चेयरमैन उसको हेड करते हैं। बाकी कौन कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी बेसिकली देखने को मिलेगा, तो चाइना, यूएसए, जापान और इसी के साथ में जर्मनी, ठीक है। और फिर 5वें नंबर पर है इंडिया। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, 2 आप लोगों के जो आर्टिकल थे जो मैंने बोला था उनको हम लोग थोड़ा कल डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि कल ही मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से, पूरा एक नैनो के अंदर भी डिस्कस कर लेता। हिजाब वाला इशू आर्टिकल 25 के अंदर में आता है, वो सारी बातें आप लोगों को मैंने पढ़ाई थी। तो कल का डिस्कशन आप लोग देख लीजिएगा, फिर से उसको यहाँ पर रिपीट करने का मुझे कोई मुद्दा लगा नहीं, बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता। तो अगर फिर भी आप लोग बोलोगे तो कल मैं उसको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, कुछ भी नहीं छूटेगा। जो 1-2 पॉइंट आप लोग के बच रहे हैं उनको कल कवर कर लेंगे, संडे के वो सॉरी कल कवर कर लेंगे। तो आर्टिकल्स वगैरह थोड़े कम ही आएंगे 1-2 दिन अभी, तो मैं उनको वहां पर कवर कर लूंगा, तो टेंशन मत लेना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।